मॉर्निंग क्लास 12 केमिस्ट्री के पीरियड में मैं एक बार फिर से तुम लोगों का वेलकम करती हूँ बेटा। और जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 10 में अपने 2-3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। कल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने स्टडी किया था एंड आफ्टर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने तुम्हें बताया था कि कितने टाइप के केमिकल इक्वेशंस एल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं। वापस से एक बार रिवाइज कराते हैं उनको जो मैंने टाइप्स बताए थे, क्योंकि उनमें से एक टाइप हमने कल पढ़ लिया था और बाकी की जो 3 टाइप है वो भी पढ़ने बाकी है। देखो 4 टाइप के मैंने केमिकल इक्वेशंस बताई थी जो एल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं। उनमें से पहले नंबर वाला हमने जो पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल्स, जिससे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कल बनाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसको कहते हैं। दूसरी हमने रिएक्शन पढ़ी थी वुड्स अभिक्रिया या वुड्स रिएक्शन, जिससे हम एल्काइल हैलाइड से हायर एल्केन्स बनाते हैं और वो एल्केन्स बनाते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है या कार्बन की सम संख्या होती है, उनको बनाया जाता है। जैसे कार्बन की 2 संख्या, कार्बन की 4 संख्या, कार्बन की 6 संख्या, कार्बन की 8 संख्या, इस तरह जो इवन नंबर होता है उन एल्केन्स को हम उस मेथड के द्वारा बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा केमिकल इक्वेशन का ही अगला टाइप है, जो मैंने सेकंड नंबर पर ही लिखा था। और सेकंड नंबर पर मैंने लिखा था विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन, और इनका नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, तो वही टाइप हम आज स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 विलोपन अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन देखो मतलब समझो इस वर्ड का क्या मतलब है। विलोपन मतलब अगर कोई एक अणु विलुप्त हो जाता है, अपने पास एल्काइल हैलाइड का अणु है, अगर उसमें से कोई छोटा अणु विलुप्त हो जाता है, या फिर इंग्लिश में समझो अगर कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसे HCl अपने एल्काइल हैलाइड से रिमूव हो जाता है, और बीटा पोजीशन क्यों लिखी हुई है, अल्फा पोजीशन हम उस कार्बन की मानते हैं जिस पर हेलोजन एटम लगा हुआ होता है, उसके साइड वाले कार्बन को बीटा कार्बन माना जाता है। अल्फा कार्बन से तो हेलोजन चला जाए और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चला जाए, और कुल मिला के एक HCl का मॉलिक्यूल अगर रिमूव हो जाए, एलिमिनेट हो जाए बाय द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट, एक अभिकर्मक की उपस्थिति में, तो उस रिएक्शन को हम विलोपन अभिक्रिया या बीटा एलिमिनेशन अभिक्रिया बोलते हैं। देखो रिएक्शन में बोर्ड पर लिख रही हूँ, ये R के बदले में लिख लेती हूँ C, H और C X। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा। मैंने क्या लिखा, ये कोई अल्काइल हैलाइड है और इस अल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके साथ वाले कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ से एलिमिनेशन नहीं होगा। इस कार्बन को हम लिखेंगे अल्फा कार्बन और इस कार्बन को हम लिखेंगे बीटा कार्बन। ठीक है, अब मैं इसकी वैलेंसी पूरी कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये H है, ये भी H है और ये भी H है। ठीक है, होगा क्या प्रैक्टिकली, जब हम इसको एल्कोहलिक KOH और इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, KOH और इथेनॉल इसके मिक्सचर को बोलते हैं KOH plus C2H5OH। इट इज नोन एज इथेनॉलिक और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहलिक KOH इसको बोला जाता है। इसकी उपस्थिति में क्या होगा बेटा, देखो ये HX यहाँ से जाएगा, जाने पर हेलोजन पोटेशियम से रिएक्ट करता है और H OH से रिएक्ट करता है। तो अपने पास पहले तो यही निकाल लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखो, यहाँ से भी
एक वैलेंसी फ्री हुई है कार्बन की, और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हुई है। तो ये दोनों वैलेंसी आपस में जुड़कर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो C H H डबल बॉन्ड C H H, साथ में K X प्लस H2O। ठीक है, अपना निकला क्या था, HX निकला, लेकिन इसके साथ रिएक्ट करके इसने KX और H2O बना लिया। जो अपना मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, ईथीन। ठीक है, और ये क्या था अपना, इथाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसका एक दूसरा नाम भी है डिपेंडिंग ऑन द एलिमिनेटेड एटम्स, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में विहाइड्रो हैलोजनीकरण विहाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब क्या है, डी का मतलब हटना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन है यहाँ पर, और हैलोजन, हैलोजन का मतलब हैलोजन। अगर हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल जाते हैं एल्काइल हैलाइड से, तब इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद और बेटा, अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो अपने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कि इस रिएक्शन में, जो रिएक्शन है उसमें ये देखा जाता है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब हाइड्रोजन हैलाइड कितनी आसानी से निकल जाएगा किस प्रकार के हैलाइड से। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड है, तो उनमें अभिक्रिया की जो गति है उसका क्या क्रम है। ठीक है, तो उसका क्रम हमें पता चलता है कि जो अपने टर्शरी हैलाइड्स, टर्शरी मतलब तृतीयक हैलाइड, वो सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया शो करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक हैलाइड। ठीक है, और थर्ड नंबर पर में आते हैं प्राइमरी या प्राथमिक हैलाइड। ये बात समझ में आई बेटा, प्राइमरी या प्राथमिक मतलब सबसे ज़्यादा तीव्र अभिक्रिया होगी 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, और उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अगर एल्काइल ग्रुप के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो सबसे तीव्र अभिक्रिया, सबसे फास्ट रिएक्शन किसके केस में ऑब्जर्व की जाती है। तो ये देखने में हमें पता चलता है कि जो RF है, RF स्लो रिएक्शन देता है RCl से, स्लो रिएक्शन देता है RBr से, स्लो रिएक्शन देता है RI से। ठीक है, मतलब अगर एल्काइल ग्रुप हमने समान रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है, R हमने सेम रखा हुआ है, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन आयोडीन के साथ होती है। रीज़न, आयोडीन का साइज इससे बहुत बड़ा है, ब्रोमीन का उससे छोटा है, क्लोरीन का उससे छोटा है, क्लोरीन का सबसे छोटा है। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, हैलोजन एटम का, उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी अगर हमने एल्काइल ग्रुप सेम रखा हुआ है। ठीक है, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जहाँ हैलोजन एटम लगा हुआ होता है, वो कार्बन यदि 3 डिग्री है तो रिएक्शन सबसे फास्ट होगी,
2 डिग्री है थोड़ा स्लो होगी उससे, और अगर 1 डिग्री है तो सबसे स्लो रिएक्शन ऑब्जर्व की जाती है, देखी जाती है सबसे स्लो रिएक्शन। ये बात समझ में आई बेटा? तो ये रिएक्शन हो गई अपनी विलोपन अभिक्रिया या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इस पर शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है, और अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो ये तीनों पॉइंट तुम कवर करोगे शॉर्ट नोट में। रिएजेंट के बारे में बताओगे जो अभिकर्मक हमने लिया है, और तुम इनकी गति के बारे में बताओगे कि कहाँ पर गति तेज होती है, कहाँ पर गति कम होती है, और अभिक्रिया को लिखकर भी बताओगे कि किसकी किसके साथ अभिक्रिया है। ठीक है, तो अपनी अभिक्रिया किसकी है? अल्काइल हैलाइड की, इथाइल क्लोराइड की, और बन क्या रहा है इसमें? डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड एल्कीन बन रही है इस रिएक्शन में। उसके बाद आता है बेटा अपने जो तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है, तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। पहले वाले को भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था, इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही अंतर है कि इनको शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं, और इनको तुम्हें जैसे एक प्रश्न के 2-3 भाग हैं तो उसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ले लिया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, जो हम एल्काइल हैलाइड से सीधे सीधे बना सकते हैं। ये बात समझ में आई बेटा? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हिंदी में मैंने इसका नाम कल लिखा भी था, न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा अब इस अभिक्रिया में देखो पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं अभिक्रिया, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं RX, और मैंने रिएक्शन ले ली है H2O के साथ, H2O। क्या रिएक्शन होगी? ये X हट जाएगा, OH से रिप्लेस हो जाएगा, ROH प्लस H, एल्कोहल। अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो हम क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड की जल से अभिक्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड। नंबर 2, अगर हमें अमाइन बनाना है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, अगर हमें अमाइन बनानी है तो हम क्या करते हैं? अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हैं, प्लस HNH2। ये NH3 अमोनिया है, मैंने एक हाइड्रोजन इसलिए लिखा क्योंकि ये इसके साथ चला जाएगा। जैसे यहाँ पर ये X था और ये H के साथ चला गया, इसी तरह ये X भी इस H के साथ चला गया, और अपने पास जो उत्पाद बनेगा RNH2 प्लस HX। ठीक है, ये क्या बन गई अपने पास? प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमन, प्रोडक्ट बन गया है। ये हमारे क्या है? एल्काइल हैलाइड्स रिएक्टर, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें साइनाइड बनानी है, आइसोसाइनाइड बनानी है, तो हम क्या करते हैं? यदि KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइनाइड कंपाउंड बन जाते हैं, और यदि AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। वो रिएक्शन मैं यहाँ लिख रही हूँ, बल्कि यहाँ नीचे आ रहा है, तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। नंबर 3, ठीक है, RX हमने रिएक्शन की KCN के साथ। देखो इम्पॉर्टेंट क्यों है रिएक्शन? रिएक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है, बच्चे को याद नहीं रहता कि KCN के साथ रिएक्शन करने पे आइसोसाइनाइड बनेगा या AgCN के साथ रिएक्शन करने पे आइसोसाइनाइड बनेगा। इसलिए मैं रिएक्शन को एक साथ लिख देती हूँ, जिससे तुम्हें बाद में याद रहे कि हमने KCN लिया तो क्या बना और AgCN लिया तो क्या बना। इसलिए रिएक्शन को एक ही साथ लिखते हैं, RX
ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर KCl लिया KCl और अगर AgCl, ठीक है, तो KCl लेने पर अपने पास प्रोडक्ट बनता है RCl प्लस KX निकल जाता है। यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट बनता है RNC और KX निकल जाता है। ठीक है, ये है एल्काइल आइसोसाइनाइड, और ये है एल्काइल साइनाइड। ठीक है, KCl पोटेशियम साइनाइड और AgCl सिल्वर साइनाइड। देखो रीजन क्या है इसका, क्यों ऐसा होता है, KCl के साथ क्यों साइनाइड बन रहा है और AgCl के साथ साइनाइड क्यों नहीं बन पा रहा है। इसका रीजन है कि जो KCl है उसकी नेचर और जो AgCl है उसकी नेचर, दोनों की नेचर अलग अलग होती है। KCl एक आयोनिक कंपाउंड है, ग्रुप 1 की मेटल है पोटेशियम, सभी के सभी कंपाउंड आयनिक होते हैं। एक आयोनिक कंपाउंड है, पोटेशियम आयन में और साइनाइड आयन में डिवाइड हो जाएगा। साइनाइड आयन हेलोजन आयन को रिप्लेस करके अपने आप आ जाएगा। पोटेशियम आयन जो सॉल्यूशन में है वो X के साथ रिएक्ट करके KX बना देगा। दूसरी चीज, AgCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड होने के कारण जब RH इससे रिएक्शन करना शुरू करता है, Ag के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, सिल्वर के साथ तो वैसे भी बड़ा परमाणु है, बड़ा परमाणु होने के साथ साथ सहसंयोजक बंध से साइनाइड से जुड़ा हुआ है। तो RH क्या करेगा, इस तरफ से अभिक्रिया शुरू करता है। तो इस तरफ से अभिक्रिया शुरू करने पर जब सिल्वर और साइनाइड के बीच का बॉन्ड टूटता है तो नाइट्रोजन के साथ R जुड़ा हुआ होता है और Ag X के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि X R से अलग हो चुका होता है, तो इसलिए R और NC के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो उल्टा बॉन्ड बनने के कारण एल्काइल आइसोसाइनाइड हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। ये बात समझ में आई बेटा। अब इसी तरह से दो और कंपाउंड्स हैं, एल्काइल नाइट्राइड और एल्काइल नाइट्रोएल्काइल, दो और कंपाउंड्स हैं। तो वहाँ पर भी हमें ऐसे ही रिएक्शन करानी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं दोनों के साथ साथ बता रही हूँ। देखो वहाँ क्या होगा, अगर हम KNO2 लेंगे तो नाइट्राइट बनेगा और अगर हम AgNO2 लेंगे तो नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। बात समझ में आ रही है मेरी। अगर KNO2 लेंगे तो नाइट्राइट बनेगा और अगर AgNO2 लेंगे तो नाइट्रो कंपाउंड, अगर AgNO2 लेंगे तो नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन की देखते होगी। देखो रिएक्शन में क्या आएगा, ये मैंने RH लिया, ये रिएक्शन भी मैं साथ साथ ही लिख रही हूँ, रिएक्शन का नंबर 4 को, और ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन में है। रीजन इसका भी यही है कि हमें याद रखना है कि किसके साथ क्या कंपाउंड बना। RH हमने रिएक्शन कराई, अगर हमने KNO2 के साथ रिएक्शन कराई और अगर हमने AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई, KNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो RON प्लस KX, और अगर AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो RnO2 प्लस AgX बन जाए। इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइड और इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्काइल। ये बात समझ में आएगी। तो आपको याद क्या रखना है कि पोटेशियम जब यहाँ पर है साइनाइड के साथ तो CN वाला कंपाउंड बनेगा, और जब पोटेशियम नाइट्रो ग्रुप के साथ है तो एल्काइल नाइट्राइड बनेगा। नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग ना होकर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होगी एल्काइल ग्रुप की। ये बात तुम्हें याद रखनी है बेटा। तो ये दो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है रिएक्शंस, लेकिन अगर आप सही से याद करोगे तो याद करने पे तुम्हें याद रह जाएंगे किसके साथ क्या बनने वाला है। जो कंप्लीट द रिएक्शंस आती है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, उसमें इस टाइप के रिएक्शंस दे देते हैं।
क्योंकि जिससे बच्चे को यह पता रहे कि किसके साथ क्या बनने वाला है। ठीक है, प्लस क्योंकि एरिया टू भी हम प्लस ही करते हैं तो यहाँ पर भी मैं प्लस लगा देती हूँ। ठीक है, ये रिएक्शंस हो गई अपनी। अच्छा, अब इसके बाद रिएक्शंस आती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन की अल्कोहल के साथ, या हमने रिएक्शन की एसिड के साथ। हाँ, अब नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर नंबर 5। ईथर फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी बेटा याद रखने वाली रिएक्शन है क्योंकि ये भी सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है। RX प्लस Ag2O, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हूँ मैं RX के। ध्यान से देखो, 2 मॉलिक्यूल हमने RX के लिए हुए हैं। अपने पास 2 Ag एटम्स हैं, दोनों सिल्वर एटम हेलोजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर 2 RX लिया है तो हेलोजन के 2 एटम हो जाएंगे और ऑक्सीजन इनके बीच में आ जाएगा। तो अपना प्रोडक्ट क्या बना, ROR प्लस 2Ag। ठीक है, जो कंपाउंड बना इसको ईथर बोलते हैं और यहाँ पर ये एल्काइल है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आते हैं बेटा ईथर फॉर्मेशन के बाद अपनी जो रिएक्शन है कि जैसे सपोज हमें थायोल्स बनाने, थायोल्स मतलब कि ऑक्सीजन की जगह अल्कोहलिक ग्रुप में ऑक्सीजन की जगह सल्फर ग्रुप लगा हुआ है, उसको थायोल बोलते हैं उस ग्रुप को। तो थायोल्स बनाने के लिए हम रिएक्शन करते हैं, थायो ईथर्स बनाने के लिए तो Na2S के साथ रिएक्शन करेंगे, और थायोल्स बनाने के लिए हम रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने रिएक्शन की थी KOH के साथ, ऐसे हम रिएक्शन करेंगे KSH के साथ। ठीक है, मतलब कोई भी थायो कंपाउंड के साथ हम रिएक्शन शुरू करें तो कंपाउंड हमारे थायोल्स बन जाते हैं। या थायो ईथर्स, हाँ, थायोल्स बनाने के लिए पहले थायोल की रिएक्शन लिख देती हूँ नंबर 6 पर। थायोल फॉर्मेशन, ठीक है, थायोल होता है SH ग्रुप, OH के बदले यदि SH ग्रुप आया हुआ है तो रिएक्शन क्या होगी, RX नंबर 6, RX प्लस NaSH, DOC। बोर्ड पर देखो एक बार, देखो R के साथ SH जाने वाला है और Na के साथ X जाने वाला है, X, RSH प्लस NaX, RSH एल्काइल थायोल या थायोल, ठीक है, और RX अपना एल्काइल क्लोराइड, ये सोडियम थायोल, सोडियम थायोल। ठीक है, ये बन गई। अच्छा, अब अगर हमें देखो इस रिएक्शन को देखो, फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने HOH के साथ रिएक्शन कराई थी, यही सेम रिएक्शन हम KOH के साथ भी करा सकते हैं, NaOH के साथ भी करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अगर लिख दूँ KOH या NaOH, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड में कोई चेंज नहीं आएगा, एल्कोहल ही बनेगा और यहाँ पर KX निकल जाएगा, इतना अंतर आएगा। बिल्कुल इस रिएक्शन के जैसे रिएक्शन है, केवल ऑक्सीजन की जगह हमने सल्फर लिया है। तो अगर सल्फर लगा होता है, क्योंकि थायो सल्फर को ही बोलते हैं, अगर सल्फर लगा हुआ होता है तो उस कंपाउंड को हम थायो बोल देते हैं, SH ग्रुप। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर, 6 के बाद 7 नंबर
थायो ईथर फॉर्मेशन। थायो ईथर का फॉर्मेशन, थायो ईथर क्या होंगे, ईथर क्या थे ROR, और थायो ईथर क्या हो जाएंगे RS। ये थायो ईथर, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लाना है बस। थायो ईथर बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे Ag2O के साथ रिएक्शन कराया, हम क्या करेंगे Na2S के साथ रिएक्शन कराएंगे, RH प्लस Na2S। ठीक है, सोडियम के 2 एटम हैं तो हम यहाँ पर 2 ही मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेकर अपने पास आ जाएगा RSR प्लस 2Na। ठीक है, ये बन गए अपने थायो ईथर और ये सोडियम सल्फाइड। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम सल्फाइड। ठीक है, लगभग सारे रिएक्शंस जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रियाएं हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, वो लगभग सारी रिएक्शंस मैंने इंक्लूड कर ली हैं। हो सकता है कि कोई एक आध रिएक्शन बची हुई हो, तो वो एक आध रिएक्शन जो बची हुई अभी अपने पास जगह है बची हुई, क्योंकि आज ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रियाएं हमें पूरी करनी है, जो कि एक मेन पार्ट है। और कल हम इन्हीं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ेंगे, तो वो क्रियाविधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है क्रियाविधि भी, तो कल क्रियाविधि पढ़नी है। आज ये सारे के सारे रिएक्शंस हमें कंप्लीट करने हैं। हाँ, ये रिएक्शंस अपनी पूरी हो गई है, जितनी रिएक्शन बुक में दे रखी है वो मैंने सब बोर्ड के ऊपर लिख दी है, एक बार तुम लोग बुक में चेक कर लेना। अब कल जो है हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जैसे यहाँ पर हमने आज पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं जो केवल बेंजीन के यौगिकों में ही होती है। जैसे बेंजीन का यौगिक क्लोरोबेंजीन अपने कोर्स में आ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन में वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज हमें पढ़ना है, जो कल का टॉपिक है, हमें क्या पढ़ना है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हुई हैं इनकी क्रियाविधि क्या है, इनकी क्रियाविधि के बारे में हमें कल पढ़ना है। तो आज इतना पढ़ लेना बेटा, और ये रिएक्शंस आपको याद भी करनी है। जितनी रिएक्शंस तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो बनाने की विधियाँ थी और जो 2-3 तरह की अपनी अभिक्रियाएं आ चुकी हैं, केवल एक तरह की अभिक्रियाएं बची हुई हैं, बस जो रिडक्शन रिएक्शंस है वो बची हुई हैं, और अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बची हुई है। ठीक है, वो कल कंप्लीट हो जाएगा अपना, मतलब कल जितने भी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं और अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो अपनी पूरी हो जाएगी। तो ये चैप्टर अपना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में है, तो उन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में मैं समराइज कर दूंगी तुम्हें कि हाँ ये केमिकल कंपाउंड है अपने सिलेबस में और इनका ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? सो थैंक यू, मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।